आप हमारे चैनल पर बने रहें। हाँ प्यारे छात्र छात्राओं, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बच्चों यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट होता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन किसी वजह से नहीं आता है तो बच्चों न्यूमेरिकल 100% आता है यहाँ से। तो इसलिए बच्चों डाउट ना रहे, इसलिए स्पेशल तरीके से सीखें और ध्यानपूर्वक पढ़ें बच्चों, साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहें अपने। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे जो हमारी फ्रिंज होती हैं। कौन कौन सी फ्रिंज बताई थी मैंने बच्चों प्रीवियस लेक्चर में? दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज और कौन सी बताई थी बच्चों? ब्लैक फ्रिंज, ठीक। या पट्टियाँ कह सकते हैं, फ्रिंज को क्या कह सकते हैं बच्चों? पट्टियाँ, ठीक है। उनकी यहाँ बच्चों इस लेक्चर में हम चौड़ाई देखेंगे और उनकी स्थितियाँ देखेंगे, कहाँ कहाँ पर वो बनेंगी स्क्रीन पर बच्चों, पर्दे पर। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आभासा कराता हूँ प्रीवियस लेक्चर का। जिन बच्चों ने देख लिया तो बहुत बढ़िया, और जिन्होंने नहीं देखा तो ध्यानपूर्वक समझें उसे, क्योंकि यंग का द्विसलिट प्रयोग बताया था मैंने बच्चों। यंग का द्विसलिट प्रयोग ये था कि हम उसमें 3 पर्दे लेते थे। कितने पर्दे लेते थे बच्चों? 3 पर्दे। तो पहला पर्दा ये लिया था हमने, ठीक है। इसमें एक छिद्र कर दिया था, एक स्लिट दे दिया था। इसके सामने कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा था बच्चों। इस पर्दे पर 2 छिद्र लिए थे, इस छिद्र के ऊपर और नीचे, और इस छिद्र के ऊपर और नीचे। यहाँ पर एक स्लिट लिया था और यहाँ पर एक स्लिट लिया था। स्लिट का मतलब जानते हो? छिद्र। ये S1 और ये S2। ये S स्लिट था, ये छिद्र था। इससे इस स्लिट की दूरी और इस स्लिट की दूरी कैसी ली थी बच्चों? समान ली थी, ठीक। अब तीसरा पर्दा लिया था बच्चों हमने यहाँ पर, स्क्रीन बोलते हैं जिसे, ठीक है। जो व्यतिकरण पैटर्न बनेगा वो इस स्क्रीन पर बनेगा। और इस पर हमने बच्चों एक वर्णी क्या डाला था? हमने प्रकाश डाला था। और प्रकाश किस तरह से चलेगा तुम्हें बता बच्चों? तरंगाग्र के रूप में, ठीक। एक तरंगाग्र को डॉट से दिखा दें ये। और प्रकाश कैसा गिरा था बच्चों? एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश क्यों गिरते हैं इसका भी रीजन तुम्हें बताऊंगा बच्चों। एक वर्णी प्रकाश, ठीक है। चूँकि S से S1 की और S2 की डिस्टेंस कैसी ली थी बच्चों? हमने समान ली थी। मान लो ये दूरी x है तो ये दूरी भी कितनी होगी? x दूरी होगी, ठीक है। तो जब प्रकाश इस पर जाएगा और इस छिद्र से जब पास होगा प्रकाश, तो बच्चों किस तरह से जाएगा वो प्रकाश? गोलीय तरंगों के रूप में, क्योंकि प्रकाश इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा और इधर भी जा रहा, ठीक है। ठीक है। तो जब प्रकाश चारों दिशाओं में जाता है बच्चों इस तरह से, तो कैसा तरंगाग्र बनता है? गोलीय तरंगाग्र, ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश जाएगा बच्चों। और यहाँ डॉटेड और अनडॉटेड का मतलब तुम समझते होगे। ये जो तरंग निकल रही होगी इस छिद्र से, जो तरंग निकल रही होंगी, ठीक है, उस तरंग का क्या है बच्चों? इस तरंग है। और ये क्या है? डॉट वाला गर्त है, ठीक है। जब तरंग किसी भी माध्यम में चलती है तो तरंग और गर्त प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और तुम्हें जो तरंग और गर्त प्रोवाइड कराती है। तो अब जब यहाँ पर प्रकाश पहुँचेगा, प्रकाश तो एक ही है, एक वर्णी प्रकाश है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे S1 और S2 पर जाएगा, तो ध्यान देंगे दोनों पर समान प्रकाश जाएगा। क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि S से S1 की डिस्टेंस और S से S2 की डिस्टेंस कैसी है बच्चों? समान है। तो जो तरंगें जब यहाँ से तरंग निकल रही होंगी, समझ रहे हो, ये तरंगें निकल रही होंगी समान कला में पहुँचेंगी, क्योंकि डिस्टेंस इसकी कैसी है बच्चों? समान है। कैसी है? तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा बच्चों? जब S1 और S2 से तरंगें निकल रही होंगी, द्वितीय तरंगे क्या निकलेंगे? जब प्रकाश इस पर पहुँचेगा, S1 और S2 दो नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे हाइगेंस के अनुसार। तो यहाँ से तरंगें निकल रही होंगी बच्चों। अब मान लो इस पर्दे पर एक पॉइंट ले लिया मैंने O, ठीक। और इससे कितनी दूरी पर? XM दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने बच्चों P। तो यहाँ से तरंग निकली होगी, दोनों तरंग, ठीक है, तरंगें निकलेंगी बच्चों और एक दूसरे से अध्यारोपित होती हुई, ठीक है, ओवरलैपिंग करती हुई पॉइंट P पर बच्चों क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं। एक कंडीशन ये भी होगी बच्चों, यहाँ से तरंग निकल रही होगी, वो इस पर भी मिल रही होगी। किस पर जाएगा बच्चों? O पॉइंट पर। तो यहाँ पर याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो फ्रिंज बनती है दीप्त फ्रिंज बनती है। कैसी फ्रिंज बनती है? दीप्त फ्रिंज। क्यों बनती है उसका रीजन तुम बताऊँगा। और इसे बोलते हैं सेंट्रल दीप्त, सेंट्रल, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि पर्दे के बीच में बनती है। कैसे बनती है? बीच में। केंद्रीय फ्रिंज भी कह सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं इसे? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज भी कहते हैं, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी ली है मैंने बच्चों? XM।
अब रीजन ये है, यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, ये इस पर्दे से इस स्क्रीन की जो दूरी लेते हैं बच्चों हम कितनी लेते हैं, कैपिटल D, और दोनों स्लेटों के बीच की जो दूरी लेते हैं बच्चों कितनी लेते हैं, हम स्मॉल d लेते हैं ये, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये d/2 डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस कितनी है, d/2, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली भी डिस्टेंस कितनी है, d/2 डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है। तो इसमें कितनी दूरी तय करी होगी, यहाँ तो बच्चों S1O इस तरंग ने, और इस तरंग ने कितनी डिस्टेंस दूरी तक तय करी होगी बच्चों, कितनी दूरी चली होगी, S2O, ठीक है। अब इनका डिफरेंस मैं निकालूं तो डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, 0। अरे डिफरेंस, पथों का डिफरेंस क्या कहलाता था बच्चों, पथांतर। पथांतर कितना आ रहा तुम्हारा, 0 आ रहा। जब पथांतर 0 होता था तो मैंने बताया था वहाँ संपोषी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है हमारा 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बताया था। अरे बताया था, जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है वहाँ पर पथांतर कितना होता है बच्चों, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अब पथांतर कितना मिल गया हमें यहाँ पर, 0। जब पथांतर 0 मिल गया तो इससे ये पता चलता है कि जो स्क्रीन है वो स्क्रीन के बीच में, ठीक है, वहाँ पर कैसी फ्रिंज बन रही होगी बच्चों, दीप्त फ्रिंज बन रही होगी। कैसी फ्रिंज बन रही होगी, जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है वहाँ दीप्त फ्रिंजें बनती हैं, और जहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है वहाँ कैसी बनती हैं, अदीप्त फ्रिंज होती हैं, ठीक है। दीप्त फ्रिंज का मतलब होता है यहाँ चमकीली पट्टी बन रही होगी, ठीक है। तो याद रखेंगे हमेशा सेंटर पर कैसी बनती है, अरे कैसी बनती है, दीप्त फ्रिंज। तो इसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं बच्चों। तो ये यंग का प्रयोग था बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अब उसमें यहाँ भी कवर करा गया था, ये भी बताया गया था, यहाँ दीप्त बनी है। इसके बाद क्या बनेगी बच्चों, यहाँ अदीप्त, अरे यहाँ ब्राइट, यहाँ फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह से चलता रहेगा प्रोसेस। नीचे भी यहाँ ब्राइट है, फिर क्या बनेगी नीचे डार्क, ब्राइट, फिर डार्क, एकांतर क्रम में फ्रिंजें बनती हैं, ठीक है, एकांतर क्रम में फ्रिंजें बनती हैं। तो अब बच्चों हमारा जो पहला टॉपिक है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति देखेंगे। किसकी स्थिति देखेंगे बच्चों, दीप्त फ्रिंज की स्थिति देखेंगे। तो ये बच्चों ये किसका प्रयोग था, यंग का डी सल्यूट प्रयोग था, ठीक है, किसका, यंग का। तो यंग ने ये क्लियर कर दिया था, उसने न्यूटन के नियम की धज्जी उड़ा दी थी, क्योंकि न्यूटन ने बताया था प्रकाश किसके रूप में चलता है बच्चों, कणों के रूप में। इसने बताया था किसके रूप में चलता, तरंगों के रूप में। ये तो हाई किसने बताया था प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन इसने क्या करा, अपने प्रयोग से स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में तरंगों के रूप में चलता है। अगर तरंगों के रूप में ना चलता प्रकाश, समझ लो, तब यहाँ पर ब्राइट ना बनकर क्या बनती है यहाँ पर बच्चों, अरे कौन सी फ्रिंज बनती है यहाँ पर, ब्लैक ब्लैक फ्रिंज बनती, यानी कि काली पट्टी प्राप्त होती। क्यों होती, क्योंकि प्रकाश तो जब यहाँ से पड़ रहा होगा तो प्रकाश तो इस पोर्शन में जाएगा, इस यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर तो प्रकाश को कोई मतलब नहीं। प्रकाश अगर कणों के रूप में चलता तो सीधा यहाँ बनता, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश होता और यहाँ पर प्रकाश होता, यहाँ ब्राइट, यहाँ ब्राइट, यहाँ पर क्या होता, बीच वाला क्षेत्र डार्क होता। कैसा होता, डार्क होता। लेकिन यहाँ कैसा है, ब्राइट है, यहाँ चमकीला क्षेत्र मिल रहा हमें, यानी कि चमकीली पट्टी प्राप्त हो रही है। अरे आई बात समझ में। तो इसका मतलब जो है, तो अगर कणों के रूप में चलती तो स्ट्रेट लाइन में चलता प्रकाश, तो इसका मतलब प्रकाश जो पानी की तरह चल रहा होगा। पानी तुमने देखा इस तरह से चलता, ठीक है। तो इस तरह से चल रही होंगी ये तरंगें। तो इसलिए यहाँ पर हमारी क्या बनने है बच्चों, ब्राइट, अरे ब्राइट फ्रिंज बननी है। कौन सी फ्रिंज बननी है, ब्राइट फ्रिंज बननी है। तो आओ बच्चों टॉपिक शुरू करते हैं हम, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो ये हमारा प्रीवियस वीडियो में था। तो अब देखते हैं बच्चों दीप्त फ्रिंज की स्थिति कैसे निकालेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। फिर दीप्त फ्रिंज की स्थिति देखेंगे बच्चों दूसरे टॉपिक में। और तीसरा टॉपिक जब आएगा हमारा फ्रिंज की चौड़ाई, जो फ्रिंज बननी होगी, जो पट्टी बननी होगी, उसकी जो विड्थ है, विड्थ का मतलब होता है उसकी चौड़ाई कितनी है, ये चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला देखेंगे मैं दीप्त फ्रिंज की स्थितियाँ। तो पहले तो एक काम कर लो बच्चों, फुल एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। स्पेशल डायग्राम बनाएंगे बच्चों, यानी कि रफली डायग्राम ना बनाएगा, अभी रफली समझाया था। ये क्या लिया था हमने बच्चों, रेखा छिद्र लिया था, एक पर्दा लिया था, उसमें एक छिद्र कर लिया था हमने, स्लिट बना ली थी एक। उसके आगे बच्चों मैंने क्या रखा था, दूसरा पर्दा रखा, ये पी पर्दा था, ये क्यू पर्दा। तो इसके सामने ना लेकर के बच्चों इसके ऊपर नीचे दो स्लिट ले लेते हैं। एक स्लिट ये ले लिया हमने, एक स्लिट ये ले लिया,
ये S1 और ये S2। कंडीशन ये है इन दोनों स्लेटों के बीच की दूरी बच्चों बहुत कम रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए? बहुत कम। इन स्लेटों के बीच की दूरी mm में लेते हैं बच्चों, मिलीमीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं? मिलीमीटर में। अब जो तीसरा पर्दा रखने जा रहे हैं हम बच्चों, स्क्रीन जिस पर हम प्रकाश का व्यतिकरण देखेंगे, जहाँ पर फ्रिंजें बन रही होंगी, वो तीसरा पर्दा ये ले लिया हमने यहाँ पर। ये R पर्दा है बच्चों, स्क्रीन बोल सकते हैं इसे, ठीक। इसकी जो स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 मीटर लेते हैं बच्चों। कितनी लेते हैं इसे? 1 मीटर। कितनी मीटर पर रखेंगे इस स्क्रीन को? 1 मीटर पर। तो यहाँ ये डिस्टेंस कितनी ले ली मैंने बच्चों? D, ठीक है। अरे डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल D से मतलब ये है स्लिटों से पर्दे की दूरी या स्क्रीन की दूरी कितनी ली है बच्चों? कैपिटल D, क्योंकि यहाँ जनरल फार्मूला हमें फॉर्मेट करना है, बनाना है, ठीक है। जनरल फार्मूला बनाना हमें, ठीक है। अब इस पर बच्चों मैंने तुम बताया था कैसा प्रकाश गिरा था हमने? एक वर्णी प्रकाश। और प्रकाश जब गिरा होगा, पीछे से जब प्रकाश आ रहा होगा तो बच्चों किरणें कैसी आ रही होंगी? समांतर। और जब किरणें प्रकाश की समांतर आती हैं तो कैसा तरंगाग्र बनता है बच्चों? समतल तरंगाग्र। तो समतल, ये समतल तरंगाग्र है बच्चों। इस तरह से ये प्रकाश आ रहा होगा, एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश से ऐसा प्रकाशित किया बच्चों, एक वर्णी प्रकाश, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये तो तुम्हें बता ही दिया बच्चों। इसके सेंटर पर कैसी फ्रिंज बनती है? दीप्त फ्रिंज बनती है। ये अभी क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। इसे बच्चों O से डिनोट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर जो बनती है कैसी फ्रिंज बनती है बच्चों? ब्राइट फ्रिंज। कैसी? ब्राइट फ्रिंज, ठीक। अब यहाँ से तरंगें निकल रही होंगी। कैसी तरंगें? द्वितीय तरंगिकाएँ, क्योंकि S1 और S2 नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार कर रहे होंगे। तो इससे ये तरंग निकली होगी और इससे ये निकली होगी। मान लो ये पर्दे के P पॉइंट पर बच्चों अध्यारोपित हो रही होगी। कौन से पॉइंट पर बच्चों? P पॉइंट पर, ठीक है। ये P पॉइंट है। वैसे जो है कंडीशन ये होती है, P और O की जो डिस्टेंस है बहुत कम होती है। जहाँ पर फ्रिंजें बननी होती हैं, फ्रिंजों का जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत कम होता है, mm में ही होता है ये भी। तो यहाँ बहुत कम डिस्टेंस है, लेकिन कम डिस्टेंस लेकर हम डेरिवेशन को स्पेशल क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा दिखाइए। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे, ये डिस्टेंस, ये जो है दृष्टि क्षेत्र जो होगा फ्रिंजों का बहुत कम होता है, mm में ही होता है ये भी, ठीक है। ये P पॉइंट है। मान लिया सेंटर से, पर्दे के सेंटर से ये कितनी डिस्टेंस है बच्चों? O से कितनी डिस्टेंस है? XM डिस्टेंस है ये। स्थिति का मतलब जानते हो, ये देखेंगे कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर दीप्त फ्रिंज बनेगी और कितनी डिस्टेंस पर अदीप्त फ्रिंज बनेगी। पोजीशन का मतलब ये होता है, ठीक है। और फिर अगले इसमें देखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, S1 और S2 के बीच में यानी कि मिड पॉइंट एक बच्चों C ले लिया मैंने। C का मतलब समझ रहा हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी है? सेम है, ठीक है। चलो, अब ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी थी बच्चों? दोनों स्लेटों के बीच की दूरी कितनी ली हमने? स्मॉल d ली है बच्चों, ठीक। और मैंने बताई थी ये जो डिस्टेंस होगी किस में होगी बच्चों? mm में। बहुत कम डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब यहाँ से ये द्वितीय तरंगिकाएँ निकली होंगी बच्चों और ये अध्यारोपित होकर पॉइंट P पर स्क्रीन पर मिली होंगी, ठीक है। जहाँ पर ये मीट कर रही होंगी वहाँ पर व्यतिकरण हो रहा होगा, वहाँ पर फ्रिंज बन रही होगी। अब यहाँ चेक करेंगे हम, यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बननी है या फिर अदीप्त बननी है P पॉइंट पर, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बुकों में बहुत कम लिखी होती है। इसे मैंने मीट कर लिया बच्चों, ठीक। और ये एंगल मैंने मान लिया बच्चों, ये एंगल कितना है? थीटा है। कितना एंगल ले लिया है? थीटा एंगल ले लिया। देखो S1 और S2 बहुत नज़दीक हैं, यहाँ ध्यान देना है मेरी बात पे। S1 और S2 बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो जब ये दोनों पास में होंगे, यहाँ समझो मेरी बात को, यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने P और एक यहाँ पहले ले लिया मैंने S1 छिद्र और यहाँ ले लिया S2 छिद्र। ध्यान देना है। ये अब कुछ डिस्टेंस पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नजर आ रही है इनके बीच की, तो यहाँ से एक तरंग निकली होगी द्वितीय तरंगिका और दूसरी इस पॉइंट पर मिली होगी, ठीक। अब मैं S1 और S2 को बिल्कुल पास में ले लूँ बच्चों। देखो क्या होने वाला, ये S1 और ये बिल्कुल क्या ले लिया बच्चों इसके पास में? S2 और ये पॉइंट कितना था बच्चों हमारा? P। अब और पास में ले लूँगा तो कंडीशन ये आएगी बच्चों, और बिल्कुल पास में ले लूँगा तो ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। जब ये बहुत पास में होंगे यानी कि बहुत कम डिस्टेंस पे होंगे तो S1P
CP और H2P तीनों लाइनें बच्चों पैरेलल हो जाएंगे जब S1 व S2 के बीच की दूरी बहुत कम होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट के बात है बच्चों। जब S1 व S2 के बीच की दूरी बहुत कम होगी, इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, S1P और क्या बच्चों CP एंड और कौन सी H2P क्या होंगे बच्चों, समांतर होंगी। ठीक है, ये रेखाएं कैसी होंगी बच्चों, समांतर होंगी। कैसी होंगी ये, समांतर। चलो अब दूसरा केस यहाँ है, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन हो जाएगा, बस एक एक वर्ड को सीखते रहें। अब यहाँ देखो बच्चों, ये S1P और H2P क्या है, पहली तरंग का ये क्या है बच्चों, पहली तरंग द्वारा चली गई दूरी है, और H2P क्या है, दूसरी तरंग द्वारा चली गई दूरी है। ठीक है, तो S1 से जो द्वितीय तरंग का निकल रही होगी वो P तक पहुँचने में कम दूरी तय करेगी। H2 से जो तरंग निकल रही होगी द्वितीय तरंगी का, वो P तक पहुँचने में ज़्यादा दूरी तय करेगी। अब इनके पथों का अंतर निकाल लो बच्चों, तो देखेंगे हम H2 से ये ज़्यादा दूरी तय कर रही है, तो ये देखेंगे इसके कंपेयर में ये कितनी दूरी ज़्यादा तय कर रही होगी। इसे कैसे निकालेंगे बच्चों, तो मैंने एक काम करा यहाँ से, बिल्कुल सेम इसके बिल्कुल लगभग, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया बच्चों। क्या ड्रा कर लिया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसे M नाम दे दिया मैंने इस पर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो बच्चों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या, यहाँ से ये डिस्टेंस कहती होगी सेम, तो इसका मतलब इतनी डिस्टेंस इसने फालतू ट्रेवल करी होगी हैं, और ये डिस्टेंस फालतू ट्रेवल चेक करी होगी। यहाँ से देखेंगे चेक करके ये डिस्टेंस, और यहाँ से देखेंगे ये डिस्टेंस कैसी है हमारी, इक्वल, तो इसका मतलब इसने कितनी डिस्टेंस ज़्यादा तय करी होगी, H2M डिस्टेंस ज़्यादा तय करी होगी। तो दोनों तरंगों का पथांतर निकाल लेंगे बच्चों। क्या निकाल लेंगे यहाँ, पथांतर। पथांतर कितना होगा भाई, पथांतर डेल्टा एक्सेस हो करते हैं, कितना होगा बच्चों पथांतर, H2P माइनस S1P। ठीक, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, पथांतर आएगा। क्या आ गया, पथांतर। दोनों तरंगों के बीच जो डिस्टेंस है उनका अंतर आएगा। तो पथांतर हमने यहाँ बच्चों फाइंड कर लिया है, डेल्टा एक्स इजिकल टू आ चुका है बच्चों हमारे पास H2P माइनस S1P। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया मैंने बच्चों। ठीक है, अब जो मेरा मेन रोल रहेगा, या डेल्टा एक्स ना लिखा कितना लिख दो बच्चों, H2M कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं इसे, H2, अरे यही तो पथांतर H2M। तो मेरा रोल जो रहेगा अब H2M फाइंड करना रहेगा। अगर H2M में फाइंड कर लिया तो बस पोजीशन हम जो है कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में बता पाएंगे कि क्या पोजीशन होगी दीप्त फ्रिंज की और क्या पोजीशन होगी अदीप्त फ्रिंज की, क्योंकि दीप्त और अदीप्त जो डिपेंड करती हैं बच्चों, वो करते हैं किस पर, पथांतर पर। किस पर डिपेंड करती है, पथांतर पर। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, मैंने इसे बोल दिया ये एंगल थीटा होगा। क्या बच्चे मेरी बात से सेटिस्फाइड हैं, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना लिया था मैंने बच्चों, थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। देखो क्यों होगा ये थीटा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है यहाँ, क्योंकि मैंने बताया था S1P, CP और H2P कैसी हैं बच्चों, पैरेलल लाइन है। तो मैं इसके पैरेलल लाइन एक लाइन ड्रा कर लूँ यहाँ पे, समझ रहा हूँ मेरी बात को। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, थीटा। ठीक, जब ये एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये लाइन और ये लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। अरे कंप्लीट एंगल कितना होगा ये 90, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा एंगल 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल हमने 90 लिया क्योंकि परपेंडिकुलर रहा। अब 90 में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये एंगल कितना बच जाएगा, थीटा। देखो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 90 प्लस ये कैंसिल आउट कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। कितना हो जाएगा ये एंगल, थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। अगर ये हमें ना पता होती कि पैरेलल हैं तब हम नहीं कह सकते थे बच्चों ये एंगल कितना होगा, थीटा। पता चल गई, अरे आएगी बात समझ में। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, ये एंगल कितना हो गया हमारा बच्चों, थीटा हो गया, कितना, थीटा। चलो अब शुरू करते हैं बच्चों यहाँ पर हम
क्योंकि हमारा मेन रोल क्या है, H2M फाइंड करना। तो इसमें बच्चों वैसा जो है बुकों में थोड़ा अलग लेवल से लिखा है, लेकिन मैं इसे बच्चों बहुत अलग लेवल से ड्राइव करूँगा जो बहुत आसान लैंग्वेज में होगा, तो इसलिए ध्यान देते रहें हर वर्ड पे। इन ट्रायंगल, यहाँ से शुरू कर लेते हैं क्योंकि इधर थ्योरी लिख देंगे। इन ट्रायंगल त्रिभुज कौन से में, S1 H2M, S1 H2M एंड ट्रायंगल दूसरा ले रहे हैं बच्चों CPO, CPO। ठीक है बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों, ये दोनों त्रिभुजों को मैं सिमिलर प्रूफ करूँगा। देखो ये एंगल कितना बच्चों, थीटा, एंगल PCO, यह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये कैसे ट्रायंगल है बच्चों, अरे कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर का मतलब जानते हो, समरूप है। और समरूप ट्रायंगल कब होते हैं, जब थ्योरम तुम्हें पता होनी चाहिए, जब दो त्रिभुजों के संगत कोण कैसे हों बच्चों, आपस में बराबर हों, तब वो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं बच्चों, कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं संगत कोण यहाँ बराबर दिखा दूंगा तुम्हें डायग्राम में ही। और जब त्रिभुज कैसे हो जाते हैं बच्चों, समरूप हो जाते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा रहता है बच्चों, समान रहता है। ये दो थ्योरम यहाँ लगाने वाला हूँ मैं बच्चों। तो देखो इस ट्रायंगल में बात करूँगा, ये एंगल कितना है बच्चों हमारा, थीटा। और इस ट्रायंगल का देखो CPO, ये वाला एंगल, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना बच्चों, थीटा। दो एंगल इक्वल हो गए। ये एंगल कितना बच्चों, इस ट्रायंगल में देखेंगे ये एंगल कितना 90, तो ये एंगल भी कितना बच्चों 90। ठीक है, इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90। ये भी एंगल, दो एंगल कैसे हो गए बच्चों, बराबर हो गए। तो तीसरा एंगल खुद ही अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत एंगल कैसे हैं आपस में बच्चों, बराबर हैं। तो इसलिए ट्रायंगल कैसे हैं बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल। और जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा बच्चों, बराबर रहेगा। तो देखो H2M ले रहा हूँ मैं, इस एंगल के सामने की भुजा कितनी ले रहा हूँ मैं, H2M। यहाँ ध्यान देंगे छोटे ट्रायंगल पर काम कर रहे हैं। तो अब इस एंगल के सामने की भुजा कितनी है बच्चों, PU। ठीक, अब मैं बात करूँगा बच्चों 90 एंगल। 90 एंगल के सामने की भुजा कितनी है बच्चों, S1 H2, S1 अपॉन, अब ये 90 है तुम्हारा बच्चों, इस 90 के सामने की साइड कौन सी होगी, CP। अब मैं एक बात बता चुका हूँ, CP इक्विवेलेंट है बच्चों किसके, CO के। अरे मैंने बताया था CP H2P और S1P ये क्या है, लगभग बराबर हैं और कैसी हैं, समांतर हैं। कैसी हैं, समांतर, क्योंकि बहुत छोटी डिस्टेंस है। तो CP के स्थान पर कितना लिख सकता हूँ मैं बच्चों, CO। कितना लिख सकता हूँ, CO। तो देखो H2M अपॉन PO, PO कितना नज़र आ रहा है तुम्हें बच्चों, देखो कहाँ है, PO कितना है, XM। S1 H2, दोनों सिलेटों के बीच की दूरी कितनी ली है, स्मॉल d। और CP के स्थान पर कितना लिख देंगे बच्चों, CO। H2M अपॉन XM इक्वल D अपॉन CO किसके इक्वल है बच्चा, C से O की डिस्टेंस कितनी ली है, कैपिटल D। तो H2M कितना मिलेगा बच्चों हमें, D ओवर D इंटू XM। तो बच्चों हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, पथांतर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, पथांतर। मैंने बताया था हमें पथांतर ही निकालना था, H2M। ठीक है, पथांतर। तो ये इसने इतनी डिस्टेंस ज़्यादा कवर्ड करा होगा कंपेयर टू S1 से जाने वाली तरंग के। अरे आई बात समझ में, ये पथांतर हमने फाइंड कर लिया बच्चों। ठीक है, बुकों में जो है ये एंगल थीटा बहुत छोटा है, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया उन्होंने, थीटा के इक्वल साइन थीटा और साइन थीटा के इक्वल पर कितना लगा दिया बच्चों, टेन थीटा। इस कॉन्सेप्ट से करा है तो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, मैंने सिमिलरिटी से यहाँ दिखा दिया तुम्हें। ठीक है, तो ये आसान वे में कराया मैंने बच्चों। ये बुक में साइन थीटा के स्थान पर टेन थीटा यूज करते हुए जब इसे ड्राइव करा। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों हम दीप फ्रिंज की स्थिति के लिए, क्योंकि हमें पथांतर की जरूरत थी। क्योंकि मैंने बताया था किसी फ्रिंज का दीप्त होना और अदीप्त होना किस पर डिपेंड करता है बच्चों, पथांतर पर। किस पर, पथांतर पर। तो यहाँ देखेंगे बच्चों दीप्त फ्रिंज की स्थितियों के लिए, दीप्त फ्रिंज की स्थितियों के लिए काम करेंगे बच्चों। तो दीप्त फ्रिंज की स्थितियों के लिए क्या कंडीशन है, दीप्त फ्रिंज कब बनेंगे ये बताओ मुझे। अरे दीप्त फ्रिंज कब बनेंगे, जब संपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक है, दीप्त का मतलब तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, या जो परिणामी
तरंग है उसका आयाम क्या हो जाए, बहुत अधिक हो जाए। ये सारी कंडीशन मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाई थी बहुत स्पेशल तरीके से। तो दीप्त फ्रिंज की स्थितियों के लिए क्या हो गया, पथांतर क्या होना चाहिए बच्चों, अरे पथांतर क्या होना चाहिए, पथांतर क्या बताया था मैंने, लैम्डा का क्या होना चाहिए, या मैंने बताया था λ/2 का समगुणज होना चाहिए हैं। तो क्या लिखा मैंने बच्चों, पथांतर क्या होना चाहिए, पथांतर λ/2 का क्या होना चाहिए बच्चों, समगुणज होना चाहिए। तो पथांतर कितना है इसमें बच्चों, H2M, λ/2 का क्या होना चाहिए बच्चों, समगुणज 2n। n क्या लिया था बच्चों हमने, वेयर n क्या हमारा, इंटीजर, और इसकी वैल्यू कितने से ली थी, 0 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे ही चलते रहेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा n लैम्डा H2M, और H2M की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने बच्चों, D/D XM। तो XM यहाँ से कितना मिलेगा बच्चों, n d/स्मॉल d। तो किसकी स्थिति आएगी बच्चों ये, अरे O से XM डिस्टेंस निकाली, O से कितनी दूरी पर बननी है दीप्त फ्रिंज, n d/स्मॉल d हैं। तो किसकी स्थिति आएगी बच्चों, MB दीप्त फ्रिंज की स्थिति, कौन सी, MB दीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब यहाँ पर बच्चों चेंज करते रहो, n के स्थान पर कितना लगाओगे, अरे n की वैल्यू कितनी लोगे बच्चों, 0, तो XM कितना हो जाएगा, अरे 0 आ जाएगी वैल्यू, तो इस पर आ जाएगी यहाँ पर सेंटर पर, और n के स्थान पर 1 लोगे तो क्या आ जाएगी, पहली दीप्त फ्रिंज, और m के स्थान पर चेंज करते रहो, n के स्थान पर लोगे 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, तो 1 लोगे तो x1 आ जाएगा तुम्हारे पास, XM1 आ जाएगा पहली दीप्त फ्रिंज, कितनी आ जाएगी, d/, और n के स्थान पर कितना लोगे बच्चों, ये लोगे 2, तो XM2 का मतलब समझते हो, द्वितीय दीप्त फ्रिंज, तो n के स्थान पे यहाँ 2 लगाओगे तो कितना आएगा, 2d/d, और n के स्थान पर कितना रखोगे 3, तो XM3 तीसरी दीप्त फ्रिंज कितनी आ जाएगी, उसकी दूरी कितनी आ जाएगी, 2d/स्मॉल d डॉट डॉट ऐसे निकालोगे, ठीक है। तो क्या पता चला तुम्हें बच्चों, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, ठीक है, जो दीप्त फ्रिंज बनेगी उसकी स्थिति के लिए फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, उससे हम पहली दीप्त फ्रिंज निकालें, दूसरी निकालें, तीसरी निकालें, चौथी निकालें, इसमें n के स्थान पर ये वैल्यू पुट करते रहें, और n के स्थान पर 0 पुट कर दी तो क्या आ जाएगी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। बड़ा इंपॉर्टेंट केस था बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे हम दूसरा टॉपिक, अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति, कौन सी, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति देखेंगे बच्चों। अदीप्त फ्रिंज कहाँ बनेगी, अब बस थोड़ा सा करप्शन करना है बच्चों, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों अदीप्त फ्रिंज की स्थितियों के लिए, अदीप्त, ठीक है, किसकी स्थितियों के लिए बच्चों, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। पथांतर क्या होता है अदीप्त फ्रिंज की स्थितियों के लिए, पथांतर, अरे अदीप्त फ्रिंज कहाँ बनती है, जब विनाशी व्यतिकरण होता है, और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या बताई थी मैंने, पथांतर क्या होना चाहिए, λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए, कितना होना चाहिए, विषम गुणज। तो λ/2 का सम ना लिख कर क्या लिख दूंगा बच्चों, यहाँ विषम गुणज होना चाहिए, तो यहाँ 2n माइनस कितना लिखूंगा बच्चों, 1, विषम संख्या हो गई है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ मैंने तुम बताया था n की वैल्यू कितने से शुरू करते हैं बच्चों, 1 से, कितना लेते हैं यहाँ 1 2 3, क्योंकि यहाँ क्या लगाओगे बच्चों, यहाँ पर 1 लगाओगे तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 1, तो λ/2 बनेगा, फिर 2 लगाओगे 2 2 जा 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 λ/2, तो कैसा पथांतर आ जाएगा, λ/2 का विषम गुणज, कैसा हो जाएगा, विषम गुणज। अब कर लो बच्चों ऐसा 4, ठीक है। यहाँ कितना लगाएंगे बच्चों, अरे H2M कितना आया हमारा, λ/, या इस तरह से लिख लें 2n माइनस 1 इंटू λ/2,
तो एक्स एम कितना आ जाएगा बच्चों अब 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d। अरे डी नीचे आ जाएगा बच्चों। ये किसकी कौन सी फ्रिंज बन रही है बच्चों? हमारी एडिथ फ्रिंज की स्थिति के लिए है। तो एम यहाँ एम लिखा तो एम का मतलब समझ तो एम भी एडिथ फ्रिंज की स्थिति के लिए है। एम भी एडिथ फ्रिंज के लिए। अब यहाँ पर बच्चों इस फॉर्मूले में एन के स्थान पर कितना पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे तो पहली दीप्त निकल जाएगी, एदीप्त फ्रिंज निकल जाएगी। पुट n इक्वल टू 1 2 3 जोन से भी निकालना चाहो तो पहले एदीप्त निकालेंगे। प्रथम एदीप्त के लिए कितनी डिस्टेंस होगी सेंटर से उसके, यानी कि केंद्रीय फ्रिंज से। तो लगाओ बच्चों x m1, यहाँ n के स्थान पर 1 लगाओगे तो कितना मिलेगा डी लैम्डा अपॉन, और फिर कितना लगाओगे बच्चों? दूसरी एदीप्त निकालनी है तो n के स्थान पर कितना पुट करोगे 2, कितना मिलेगा बच्चों? अरे कितना मिलेगा 2 2 जब 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 अपॉन 2d। फिर तीसरी निकालोगे, तीसरी एदीप्त कितनी दूरी पर बनेगी बच्चों केंद्रीय फ्रिंज से? यहाँ से कितनी दूरी पर बनेगी? 3 2 जा 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 डी लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, डॉट डॉट इस तरह से ही हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये कौन सी होगी हमारी एदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए व्यंजक आ चुका है तुम्हारे पास। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। फ्रिंज की चौड़ाई क्या निकालेंगे बच्चों? फ्रिंज की चौड़ाई। तो अब देखो फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई देखेंगे, दीप्त फ्रिंज की भी और अदीप्त फ्रिंज की भी हैं। ये भी तो चेक करेंगे कि दीप्त की चौड़ाई ज़्यादा है या फिर अदीप्त की, या फिर दोनों की चौड़ाई समान है। तो ध्यान रखेंगे, मैं तुम्हें ऑलरेडी पहले ही बता रहा हूँ, अब तुम्हें प्रूव करके भी दिखाऊंगा ये कंडीशन। दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई बच्चों कैसी होती हैं? सेम होती हैं। देखो फॉर्मूला सेम आने वाला है। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे बच्चों। अब मुझे यहाँ एक बात बताएंगे, यहाँ पर मैं तुम्हें अलग से समझाऊंगा कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या थी हमारी केंद्रीय फ्रिंज बन रही थी ऊपर, ठीक है। यहाँ B1 का मतलब पहली दीप्त, B2 का मतलब दूसरी दीप्त फ्रिंज, और B3 का मतलब बच्चों तीसरी दीप्त फ्रिंज। ठीक है, तो पहली दीप्त कितनी दूरी पर बन रही थी बच्चों केंद्रीय फ्रिंज से? निकाला था मैंने अभी। अरे निकाला था, कितना आया था याद है तुम्हें? अरे फॉर्मूला कितना आया था तुम्हारा? XM इक्वल टू आया था, कितना आया था? n डी लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ये तो आया था। पहली दीप्त के लिए n के स्थान पर कितना लगाओगे बच्चों? 1 लगाओगे, ठीक है। अरे 0 लगा दोगे तो केंद्रीय दीप्त मिल जाएगी, 1 लगाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? तो ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल d, इसकी डिस्टेंस यही तो होगी। थोड़ा बड़ा बनाए चित्र को, है थोड़ा बड़ा बनाओ ताकि तुम्हें दिखाई दे। यहाँ क्या था बच्चों? केंद्रीय दीप्त। यहाँ पर पहली दीप्त फ्रिंज बनी, और यहाँ पर कौन सी मान ली? द्वितीय दीप्त फ्रिंज बनी, ठीक है। तो पहली दीप्त की n के स्थान पर 1 लगाया था हमने, कितना आया था? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल d, XM1 पहली दीप्त। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों केंद्रीय फ्रिंज से इसकी पहली दीप्त फ्रिंज की? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ठीक। अब केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त की, तो n के स्थान पर कितना लगाओगे? 2, तो XM कितना आ जाएगा? XM2 का मतलब द्वितीय दीप्त कितना आएगा? 2D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? 2D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ठीक है। अब फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है वो बच्चों फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। क्या कहलाती है? दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी, चाहे तो दीप्त क्रमागत फ्रिंज ले लो या फिर अदीप्त ले लो। तो देखो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, फ्रिंज की
चौड़ाई कहलाती है। इसे बच्चों कुछ बुकों में डब्लू से लिख देते हैं, कुछ में बीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, डब्लू मीन्स जानते हो विथ मीन्स चौड़ाई। ठीक है, तो डब्लू कितना आ जाएगा बच्चों, दो देखो B1 और B2 दोनों कैसी हैं बच्चों, क्रमागत क्रम से बन रही हैं, तो दोनों के बीच की दूरियों का जो अंतर होगा बच्चों क्या कहलाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई। पहले की कितनी है बच्चों, 2d लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस, अरे पहली फ्रिंज की दूरी कितनी है, d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, इन डिस्टेंसों का अंतर। तो कितना मिलेगा बच्चों, अरे d लैम्डा अपॉन 2 में से 1 को घटाओगे, ये क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगी, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अरे बुकों में बहुत बकवास लिखी है, वहाँ से समझ नहीं आएगा, इसलिए रियल एक्सपेरिमेंट देखो इस पर। ठीक है, क्या आ जाएगी बच्चों, ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल ली हमने। अब किसकी निकालना है बच्चों, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई किसकी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, कंडीशन वही रहेगी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। देखते हैं चेक करके कितनी आएगी बच्चों इसकी। ठीक है, तो लिख दोगे दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, चलो लिख देते हैं यहाँ, 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, चौड़ाई कहलाती है। तो देखते हैं बच्चों, अब एक्शन करते हैं हम किस पर, अदीप्त पर। किस पर, अदीप्त पर। देखो यहाँ पर ये कौन सी फ्रिंज है बच्चों, अरे केंद्रीय फ्रिंज है। यहाँ पर कौन सी फ्रिंज है, केंद्रीय फ्रिंज। और ठीक है, कैसी होती है बच्चों केंद्रीय फ्रिंज, अरे दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज लिखेंगे, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। अब मैंने बताया था केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से किसी भी अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए तुम्हारे पास जनरल फार्मूला आ चुका है। क्या बताया था मैंने, XM इक्वल टू कितना आया था बच्चों, 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2d। और इसमें n की जो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, कितने से बताई थी, 1 2 3 से बताई थी। और पिछले वाले में 0 से करते हैं, 0 पर करोगे तो कहाँ पर आ जाएगी, केंद्रीय दीप्त मिल जाती है। ठीक है, इसलिए तो n इक्वल टू 1 जब मैं इसमें पुट करूँगा तो पहली अदीप्त फ्रिंज कितनी दूरी पर बनेगी, XM1, n के स्थान पर 1 पुट करूँगा, कितना मिलेगा बच्चों, अरे d लैम्डा अपॉन 2d। अब यहाँ 2 पुट करूँगा, 2 2 जा 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने बचेंगे, द्वितीय अदीप्त फ्रिंज कितनी आ जाएगी बच्चों, कितनी दूरी पर बनेगी, 3d लैम्डा अपॉन 2d। तो अदीप्त यहाँ ले ली मैंने बच्चों। अरे पहली अदीप्त का मतलब होता है डार्क, जहाँ पर प्रकाश नहीं जाता वहाँ पर काली पट्टी मिलती है। अरे समझ रहा हो नहीं, D1 से शो कर दिया। दूसरी कितनी पर बन रही है बच्चों, केंद्रीय फ्रिंज से, इसे बोल दिया D2। पहली की डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, d लैम्डा अपॉन 2d, केंद्रीय फ्रिंज से इतनी दूरी पर बन रही थी पहली अदीप्त। और दूसरी अदीप्त केंद्रीय से कितनी दूरी पर बन रही है बच्चों, 3d लैम्डा अपॉन 2d। अब इन दूरी, अब क्या बताया था मैंने बच्चों, अरे इनका अंतर, 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की दूरियों का अंतर क्या कहलाता है बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई। तो निकाल दो फ्रिंज की चौड़ाई, W इक्वल टू, तो इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस कम घटा देंगे, ये बचेगी, यही क्या आ जाएगी बच्चों, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो कितना था हमारा, 3d लैम्डा अपॉन 2d माइनस कितना था, d लैम्डा अपॉन 2d। अब इसे सोल्व करोगे कितना आएगा, 3d लैम्डा में से लैम्डा घटाओगे कितना आएगा, 2d अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो W इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, d लैम्डा अपॉन। तो यहाँ हमें फॉर्मूले से ही पता चल गया है बच्चों, दोनों फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ कैसी होंगी, सेम होंगी, दीप्त फ्रिंज की भी और अदीप्त फ्रिंज की। दोनों फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ कैसी मिल गई बच्चों, हमें सेम मिल गई। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मैंने तुम्हें एक पैटर्न बताया था शुरू में, उस पैटर्न में ये बताया था बच्चों, उस पैटर्न में हमने ये बताया था कि जहाँ पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनती है स्क्रीन पर,
तो उसके एक अंतर क्रम में ये हमारा पैटर्न था। यहाँ कैसी बनी थी बच्चों? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। यहाँ सबसे ज़्यादा चमकीली फ्रिंज बनती है क्योंकि यहाँ तीव्रता अधिकतम होती है। फिर उसके बाद क्या बनेगी बच्चों? अरे दीप्त है, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर दूसरी डार्क, फिर ठीक है, और ठीक है। और ये डिस्टेंस कैसी होंगी बच्चों? सबकी सेम रहेंगी। कैसे रहेंगी? सेम डिस्टेंस पर बनेंगी। अरे आ रही है बात समझ में नहीं? क्योंकि अभी निकाल के देखा है डिस्टेंस कितनी आई है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये भी डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये भी डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक, तो यहाँ से क्लियर हो चुका है बच्चों। अब इसमें एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है बच्चों, छोटा सा टॉपिक है। मैंने वहाँ तुम्हें बताया था, पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था बच्चों, संपोषी व्यतिकरण के लिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। ठीक है, अरे आई बात समझ में? तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं बच्चों? यहाँ देखना हमें। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बहुत ज़्यादा पूछता है बच्चों एग्जाम में, 1 मार्क्स में पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में से, और इसका बहुत ज़्यादा यूज भी होने वाला है। तो देखो क्या शर्तें हैं इसकी, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। ध्यान देंगे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। एक डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा या नोट कर लेंगे तो मैं समझाऊंगा। पहली बाउंडेशन ये है, अब यानी कि व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, यानी कि अच्छा व्यतिकरण हमें मिला है उसकी हमारे पास 5 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? देखो चित्र से पता करेंगे। पहली शर्त ये है हमारी, ये दोनों प्रकाश स्रोत जो हैं बच्चों कला सम्मत स्रोत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? S1 व S2 या दोनों प्रकाश स्रोत, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। कला संबद्ध स्रोत, इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल में समझ लो। दोनों स्लेटों के बीच की दूरी कैसी रहनी चाहिए बच्चों? बहुत कम रहनी चाहिए। दोनों स्लेटों के बीच की दूरी या दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी, दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम कायम है बच्चों, होनी चाहिए। तब अच्छा व्यतिकरण मिलेगा तुम्हें पर्दे पर। S1 और S2 कैसी होनी चाहिए बच्चों? ये दूरियां बहुत कम। तीसरा केस ये है, इन प्रकाश स्रोतों से जो तृतीय तरंगिकाएं निकल रही हैं उनकी आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चों? बराबर। क्योंकि मैं पीछे ही बताया था तुम्हें, पीछे बताया था संपोषी व्यतिकरण के लिए, अरे बताया था व्यतिकरण के लिए क्या जरूरत बताया था, ओमेगा कैसा रहना चाहिए बच्चों? सेम रहना चाहिए। जब ओमेगा सेम होगा दोनों तरंगों के लिए तो F1 और F2 भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ से द्वितीय तरंगिकाएं निकल रही होंगी तो उनके क्या होना चाहिए बच्चों? दोनों प्रकाश स्रोतों से, दोनों प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाओं की आवृत्तियाँ कैसी होनी चाहिए बच्चों? समान होनी चाहिए। दैट इज अर्थात F1 इक्वल टू F2, दोनों की आवृत्तियाँ कैसी होनी चाहिए? चौथी बाउंडेशन बात ये है बच्चों, ये जो स्लिट हैं ये बहुत संकीर्ण होने चाहिए। ये जो स्लिट का मतलब जानते हो, छिद्र जो हैं बहुत पतले होने चाहिए, बहुत बारीक होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। ठीक है बच्चों। पांचवा केस इसे नोट करिए। देखो बच्चों, पांचवा केस हमारा, ये जो तरंगें निकल रही हैं इन दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए।
बराबर हों तो भी चल जाएगा, ना भी हों लगभग नियरली यानी कि उनके पास होने चाहिए, यानी कि लगभग बराबर होने चाहिए। अरे आ रही बात समझ, बराबर हों तो भी बढ़िया बात है, अगर ना भी हैं लगभग होने चाहिए। ठीक है, दोनों प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली, दोनों प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के, तरंगें कैसी होती हैं द्वितीय तरंगें, आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। अरे आई बात समझ में, बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये 5 शर्तें हैं हमारी बच्चों आवश्यक व्यतिकरण। जब तो तुम्हें स्पेशल पैटर्न यहाँ पर मिलेगा व्यतिकरण का देखने के लिए, अगर ये बाउंडेशन अप्लाइड करोगे, अन्यथा नहीं मिलेगा। कंडीशन ये होगी कि एक ही स्थान पर डार्क भी हो रहेगा, कभी ब्राइट कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी डार्क। इससे ऐसा होगा हमें स्पेशल पैटर्न नहीं मिलेगा और हमारी आँख उसे स्पेशल देख भी नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ी से क्रिया होगी। ठीक है, एक समय में डार्क होया, फिर क्या होया ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट, इस तरह से चलता रहेगा, तो स्पेशल पैटर्न नहीं मिल पाएगा। स्पेशल पैटर्न मिलने के लिए व्यतिकरण का जो पैटर्न है स्क्रीन पर स्पेशल मिला है, इसके लिए कितने बाउंडेशन है, 5 बाउंडेशन है, ये होनी चाहिए बच्चों। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अब क्या काम करेंगे बच्चों, हम उसमें बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। अब जो हमारा स्लिटें हैं, इस स्लिट और पर्दे के बीच में बच्चों यहाँ पर हम कांच का गुटका रख देंगे। क्या रख देंगे, कांच का गुटका रख देंगे। तब देखेंगे दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति क्या हो जाएगी। इनके बीच में क्या रख देंगे बच्चों, अब कांच का गुटका, आयताकार कोई गुटका रख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विवर्तन प्रतिरूप जो मिलेगा हमें, जो पैटर्न मिलेगा व्यतिकरण पैटर्न यहाँ पर, उसमें क्या परिवर्तन आएंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप मुझे आसान समझ में आया होगा बच्चों। रिटन डाउन नोट कर लें। वैसे